जय हिंद, हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। आज हम 15 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। जुड़ने का वही तरीका है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट अगेन कोऑपरेशन दूसरे देश के साथ। कई सारी हमारी मीटिंग्स वगैरह जो चल रही हैं, पीछे की करंट अफेयर्स में भी आपने पढ़ा है। इस बार 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो है ये संपन्न हुआ है। इसी तरह जैसे इंडिया ने होस्ट किया वैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी होस्ट हुआ है। दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। इट इज़ एन एफर्ट टू स्ट्रेंथन द इंडियन ऑस्ट्रेलियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है हमारे बीच, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग देखने को मिल रही है। एंड दिस इज कॉल्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। और कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबेरा में ऑन 13 अगस्त 2024। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैरीटाइम से रिलेटेड, जो हमारा ओशियन से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो इसके ऊपर चर्चा हुई है। इंडिया होस्टेड द 14th मीटिंग ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर मीटिंग हुई है, वहीं इंडिया के अगर हम देखें तो इंडिया ने 14th मीटिंग ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, इसको लेके न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। दोनों मीटिंग अलग अलग देशों में, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, एक इंडिया में हुआ है। दोनों में चर्चा जो हुई है, एक तरफ ओशियन से रिलेटेड समुद्र के अंदर जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर चर्चा हुई है, और दूसरी तरफ एंटी टेररिज्म को लेके डिस्कस हुआ है कि किस तरीके से इसको संभाला जाए। ठीक है, कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। हमारे बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि इट कवर्स एवरीथिंग। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप एक बहुत बड़ी हमारे रिलेशन के पिलर को रिप्रेजेंट करता है। मिस मुआन पुई साइवी अगर बात करते हैं तो ये है जॉइंट सेक्रेटरी डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये हमारे इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो मिस सारा स्टोरी जो है फर्स्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया डिवीज़न, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, एंड मिस्टर बर्नार्ड फिलिप जो है फर्स्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन लोगों ने लीड किया ऑस्ट्रेलियन साइड को इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ। वहाँ पे डिस्कस हुआ वेज टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कि कैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा जब भी कोई डिजास्टर रिलीफ वगैरह आता है। मछुआरे वगैरह जाते हैं, वो भी फंस जाते हैं, फ्लड आ जाता है, कई बार स्टॉर्म तूफान वगैरह आ जाता है, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर्स जहाँ पे दोनों देश मिल के एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा सस्टेनेबल यूज़ कैसे हो मरीन रिसोर्सेज का, कि जो हमारे समुद्री रिसोर्सेज हैं उसको हम किस तरीके से यूज़ करें। सस्टेनेबल कहने का मतलब ये हो जाता है कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो होते हैं, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स की, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। ब्लू इकोनॉमी की हम बात करते हैं, यानी द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ओशियंस, और उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उसमें जो इकोनॉमी की बात आती है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। पोर्ट स्टेट कंट्रोल, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद ये कि 6th था, तो नेक्स्ट 7th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी जो डायलॉग है ये कहाँ पे होगा? ये होगा भारत के अंदर, क्योंकि लास्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इस बार इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली के अंदर। राइट, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बहुत तो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली हो गई, थोड़ा बहुत और कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑन अर्थ, और 6th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो कॉन्टिनेंट के मामले में स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर एरिया वाइज कंट्री का हम देखें तो ये 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, और इसी ऑस्ट्रेलिया को ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो क्रस्ट है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रस्ट जो फॉर्मेशन है रॉक्स का उससे बना हुआ है, और द लास्ट ऑफ लैंड्स भी इसको कहा जाता है, लास्ट फ्रंटियर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को डिफरेंट नेम से, मतलब एक फ्रेजेज से बुलाया जाता है। ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, लास्ट ऑफ द लैंड्स, लास्ट फ्रंटियर।
अब ओरिजिन्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन है, लेकिन इनका नंबर अगर हम देखते हैं तो यूरोपियन बॉर्न सेटलर जो हैं उनके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉलोनाइजेशन के तहत यूरोपियन कंट्रीज़ ने वहाँ पे कॉलोनाइज़ किया। और आज भी जैसे न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉमनवेल्थ नेशन की तरह ही है, और अभी भी ये हेड ऑफ़ द स्टेट जो हैं बैठे हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, उनको ही मानते हैं, राइट। कैपिटल की बात करते हैं तो कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इस समय प्राइम मिनिस्टर है करंट में एंथोनी अल्बानीज, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। थाई कोर्ट डिसमिस पीएम श्रेट थाविज़म फॉर ग्रॉस एथिक्स वायलेशन। अब ऐसा देखने को मिल रहा है बड़ा अनोखे तरीके से, और अगर मैं बात करता हूँ तो जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी है थाईलैंड की, ये लास्ट मतलब आप 15 साल 16 साल के अगर रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो उनके डिसीजन कुछ पॉपुलर जो नेता होते हैं उनके अगेंस्ट ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखिए इनको एथिक्स के बेसिस पे, मोरालिटी के बेसिस पे डिसमिस कर दिया गया है, और देश के क्या हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। हम अपने देश में तो ऐसा अभी इमेजिन कर नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये देखने को मिला है कि ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स वायलेशन की बेसिस पे इनको हटा दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो मोटी मोटी स्टोरी ये है कि इन्होंने एक ऐसे पर्सन को अपने मिनिस्ट्री में शामिल किया जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, और उनको पहले अरेस्ट किया गया था। तो जैसे ही इन्होंने उनको चांस दिया अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, तुरंत आवाज़ उठने लगी अपोजिशन से और बहुत सारी बातें हुई। तो ठीक है, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर वो खुद ही रिज़ाइन कर दिया, उनको हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि सब कुछ जानते हुए उनके बारे में, और इन्होंने उनको अपने मंत्रालय में जगह दिया, इसलिए इनको एथिकल और मोरालिटी के बेसिस पे जो वहाँ का लॉ है उसके बेसिस पे पीएम को हटा दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अगर पीएम डिसमिस होता है तो कैबिनेट पूरी की पूरी बर्खास्त हो जाती है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी इंटरिम कैबिनेट जो है वो सारी चीज़ें संभाल रही है, और जल्द ही मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट कर दिए जाएंगे। सो थाईलैंड्स टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज़ डिसमिस द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है श्रेट थाविज़म फ्रॉम ऑफिस फॉर वायलेटिंग द एथिक्स इन अ 5-4 मेजोरिटी रूलिंग, की जो लगभग 9 जो वहाँ पे जूरी थी उसमें से 5-4 के मेजोरिटी में ये रूलिंग आई है 14 अगस्त को। कोर्ट हेल्ड द प्राइम मिनिस्टर गिल्टी ऑफ वायलेटिंग एथिक्स बाय अपॉइंटिंग अ मिनिस्टर पिशित शूनबेन इनका नाम है, पिशित शूनबेन। इनको इन्होंने अपॉइंट किया। ही हैज़ ऑलरेडी सर्व्ड अ जेल सेंटेंस, एंड आफ्टर द वर्डिक्ट प्राइम मिनिस्टर श्रेट थाविज़म रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, कि जब एक बार फैसला आया कोर्ट का तो उसके बाद इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, वो करना ही था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्रेट थाविज़म इज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड इन द पास्ट 16 ईयर्स। अब बड़ी चीज़ ये है कि आपको लग रहा होगा कि वहाँ की कोर्ट कितना अच्छा डिसीजन लेती है, सिर्फ इस बेसिस पे भी पीएम को हटा दिया गया, इतना मतलब इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पर मैं बता दूं, जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोर्ट जितने भी थाईलैंड के अंदर पॉपुलर नेता रहे हैं उसमें से, जैसे एक रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले 16 साल में 4 पीएम को डिसमिस किया गया है, ठीक है। उसके अलावा मतलब ये डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से ये इलेक्ट होते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यही कोर्ट मिलिट्री कू को कई बार मतलब असिस्टेंट प्रोवाइड करते हुए दिख जाती है, उसके साथ मतलब उस चीज़ को सही मान जाती है, लेकिन यही कोर्ट है जो पॉपुलर नेता है उनको मतलब डिसमिस करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है। सो 4th प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड इन द पास्ट 16 ईयर्स टू बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाई ए वर्डिक्ट ऑफ थाईलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। श्रेट थाविज़म कहते हैं अगर हम बात कर रहे हैं इनका। सो ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अगस्त 2023 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1 साल भी अभी इनका पूरा नहीं हुआ था। इनकी पार्टी का नाम है फ्यू थाई पार्टी, ठीक है। तो ये फ्यू थाई पार्टी से बिलोंग करते हैं। ही इमर्ज एज द 2nd लार्जेस्ट पार्टी इन द इलेक्शन, और ये 2nd लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। फिर इन्होंने एक कोalition बनाया 11 पार्टियों के साथ मिलकर, और फिर इन्होंने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। पिशित शूनबेन, जिनके ऊपर इल्ज़ाम जो मतलब जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था एज ए मिनिस्टर और जिनके कारण ये डिसमिस हो गए हैं, ये श्रेट थाविज़म की पार्टी में अप्रैल 2024 में शामिल हुए एज ए मिनिस्टर। अब क्योंकि शामिल जैसे हुए, इनको अपोज करने लगे, बाकी अपोजिशन में जो है आवाज़ उठाने लगे इनके खिलाफ,
और फिर तुरंत उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर रिज़ाइन कर दिया। लेकिन सिर्फ ये रेजिग्नेशन काफ़ी नहीं रहा। इन 2008 पीसी सोनबेन जो है उनको गिल्टी पाया गया था। किस लिए गिल्टी पाया गया था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में गिल्टी पाया गया था कि इन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की थी कोर्ट के एक जज को, क्योंकि ये लॉयर रह चुके हैं, ठीक है। और फिर जब ये चीज़ पकड़े गए तो 6 महीने के लिए इनको जेल भेज दिया गया। और वहाँ से जब वापस आए हैं तो श्रेड थाउजिन जो हैं इन्होंने उनको क्या किया, अपॉइंट कर दिया एज ए मिनिस्टर अपने मंत्रालय के अंदर। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन इट्स रूलिंग हेल्ड दैट दो पीशीट हैड ऑलरेडी सर्व्ड हिज जेल टर्म। वो माना कि ठीक है उन्होंने अपना जेल टर्म तो सर्व कर लिया था, उनका बिहेवियर क्या था, डिसऑनेस्ट था। और डिसऑनेस्ट मंत्री को, डिसऑनेस्ट पर्सन को आपने एक मिनिस्टर बना दिया। ये एथिकल जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एथिक्स को कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से माना जा रहा है इस चीज़ को, और इस बेसिस पे उनको डिसमिस किया गया। कोर्ट सेड दैट श्रेड थाउजिन वाज अवेयर ऑफ पीसी पास्ट कंडक्ट एंड स्टिल अपॉइंटेड हिम मिनिस्टर। So thus Prime Minister Sheikh Thousand violated ethical norms and the court ordered him to resign. The cabinet will remain in place and function as a caretaker cabinet until a new prime minister। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट जब तक नए प्राइम मिनिस्टर को अप्रूव नहीं कर देती तब तक एक केयर टेकर के रूप में कैबिनेट काम कर रही होगी। पार्लियामेंट ऑफ थाईलैंड इज़ बाई कैमरल, और जैसे इंडिया के अंदर है कि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ भी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है उसमें 500 रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो अपर हाउस है जैसे हमारे यहाँ 250 हैं, वैसे ही वहाँ पे टोटल सीनेट जिसको कहा जाता है 250 मेंबर्स का ये सीनेट है। थाईलैंड के बारे में थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। इट इज़ द हार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। या वहाँ पे है इट इज़ इन द हार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, हार्ट नहीं कहूँगा। कंबोडिया एंड लाओस बॉर्डर द कंट्री टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। म्यांमार लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट में आपको अंडमान एंड सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिल जाएगा, और साउथ ईस्ट में बर्मा आ जाएगा। लॉन्ग सदर्न रीजन कनेक्टिंग विथ मलेशिया, और साथ में हिली और फॉरेस्टेड एरिया वहाँ पे देखने को मिलता है। थाईलैंड का जो नेशनल एनिमल है वो है एलिफेंट। थाईलैंड की सबसे बड़ी बात कि ये कभी कॉलोनाइजेशन इसका नहीं हुआ, यानी कभी ब्रिटिशर्स या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने यहाँ पे रूल नहीं किया, जबकि एक तरह से पूरी दुनिया पे उनकी कॉलोनाइजेशन देखने को मिलती है। करेंसी है बाहत, और यहाँ का कैपिटल है बैंकॉक, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट DRDO सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम Su-30 MKI Su-30 MK1। तो Su-30 MK1 जो विमान है उससे एक बॉम्ब की टेस्टिंग की गई है। ये ग्लाइडिंग बॉम्ब है। ग्लाइडिंग मतलब कि आप देखेंगे इसमें विंग लगा हुआ है, इसका टारगेट सेट कर दिया जाएगा, सैटेलाइट के थ्रू इसको नेविगेट किया जाएगा और अपने टारगेट पे जाके सक्सेसफुली ये वहाँ पे जाके मतलब और ऑपरेशन अपना सक्सेसफुल करेगा। इस बॉम्ब का नाम है गौरव, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसको रडार वगैरह डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि छोटा है ये बॉम्ब, प्लस हीट डिटेक्शन के उसमें भी नहीं आएगा, उस तरीके से इसको बनाया गया है। और कई बार क्या होता है कि जब कोई जब कोई वेपन वहाँ पे जाता है, मतलब कोई विमान जाता है, तो उसमें कई बार ये हो जाता है कि वो रडार में आने की वजह से उसको फिर ज़रूरी है कि हो सकता है कि जो एनिमी है वो उसको टारगेट कर दें और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो जाए, तो उसकी जगह पे ये ग्लाइडिंग बॉम्ब भेज दिया जाएगा और इसमें फिर चांसेस कम रहेंगे, खतरा कम रहेगा और मिशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव of the coast of Odisha, right? Smart bomb was dropped from the Indian Air Force Su-30 MKI fighter plane. Successful testing of the smart bomb is likely to enhance the Indian Air Force combat capability, कि Indian Air Force की जो कैपेबिलिटी है उसको ये और इन्हेंस करेगा, ठीक है। तो क्या है ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स दैट इनेबल द एयर फोर्स टू हिट टारगेट दैट और बियॉन्ड द रीच ऑफ द कन्वेंशनल म्यूनिशंस। कन्वेंशनल म्यूनिशंस का मतलब ये है कि हमारा अपना एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट जो है वहाँ जाएगा तो ऐसा है कि वो एनिमी के रडार में आ सकता है, तो हो सकता है कि एनिमी जो है वो पहले ही टारगेट कर दे हमारे अपने एयरक्राफ्ट को, तो उससे पहले ही वो कन्वेंशनल जगह से ही लॉन्च कर देंगे इस पर्टिकुलर बॉम्ब को, कि एक तरह से हम एनिमी के साइट में भी नहीं आएंगे और प्लस बॉम्ब जो है फिर उसके बाद दे आर ड्रॉप बाय अ फाइटर प्लेन
एक सेफ डिस्टेंस पे इनको ड्रॉ कर दिया जाएगा और एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम से हम दूर रहेंगे। और आफ्टर बीइंग ड्रॉप फ्रॉम द फाइटर प्लेन बॉम्ब पॉप्स आउट इट्स विंग्स, कि उसमें से विंग्स निकलेंगी, एंड गाइडेड टू इट्स टारगेट, एक ऑनबोर्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम उसके थ्रू। ये बहुत यूजफुल है फॉर द एयरफोर्स एज दे कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, एंड दे आर हार्ड टू डिटेक्ट ऑन रडार एज दे आर स्मॉल एंड डू नॉट यूज प्रोपल्सन भी यूज नहीं करते हैं, तो उससे भी बचे हैं, एंड डू नॉट एमिट अ हीट सिग्नेचर। तो इस तरीके से आप देखिए कि बिना डिटेक्ट हुए एनिमी टारगेट पे जाके फट जाएगा वहाँ पे। ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेज डीआरडीओ इज ऑल्सो डेवलपिंग अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। रिसर्च सेंटर इमारात, जिसको आरसीआई कहते हैं, हैदराबाद लेबोरेटरी ऑफ द डीआरडीओ, वहाँ पे हैदराबाद के अंदर ये लेबोरेटरी है। इट इज़ डेवलपिंग अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स नेम्ड गौरव एंड गौतम फॉर द इंडियन एयरफोर्स। बहुत पहले से ये उसमें काम कर रहे थे। गौरव सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हो चुका है और अब जो है इसकी लगभग अगर हम देखें तो वेट है 1000 kg और ग्लाइड रेंज जो इसका है लगभग 100 किलोमीटर तक का है, राइट। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्चेस अपग्रेडेड फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। अब क्या है अपग्रेडेड का मतलब कि ये पहले से एक ऐप था, ठीक है, जिसको फ्लड वॉच कहते हैं। ये ऐप किस लिए था कि पहले से जो हमारे फिशरमैन हैं या फिर देश भर में अगर हम बात करते हैं तो ये पहले से एक इंडिकेट कर देता था कि यहाँ पे इतनी बारिश हुई है तो फ्लड आने के चांसेस हैं, तो जो डिजास्टर आने से पहले एक वार्निंग आ जाती थी, ठीक है। अब उसका एक अपडेटेड वर्जन जो है वो अब अवेलेबल है, जिसको फ्लड वॉच इंडिया 2.0 कहा जा रहा है। और इससे जो सिक्योरिटी होगी वो और इनहेंस होगी, मॉनिटरिंग सिस्टम इसका और अच्छा कर दिया गया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फ्लड फोरकास्टिंग एंड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एंड इम्प्रूव्ड फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। फ्लड वॉच इन इंडिया ऐप 2.0 प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन, कि बहुत टाइम से ये इंफॉर्मेशन दे देंगे फ्लड सिचुएशंस टू यूजर अक्रॉस द कंट्री थ्रू अ स्मार्टफोन पे ये सारा डिटेल मिल जाएगा, राइट। फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 एक अपग्रेडेड वर्जन है। फ्लड वॉच इंडिया ऐप लॉन्च जो हुआ था अगस्त 2023 में, उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है, राइट। फ्लड वॉच इंडिया ऐप वॉज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति CR पाटिल के द्वारा, जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली के अंदर। और मिस देबाश्री मुखर्जी जो हैं सेक्रेटरी ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। उनके साथ साथ खुशविंदर वोहरा जो कि चेयरमैन है सेंट्रल वाटर कमीशन, ये भी वहाँ पे प्रेजेंट थे दूसरे डिग्नेटरीज के साथ, ठीक है। सो ये जो ऐप है ये डेवलप किया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ही आता है। और ये जो ऐप है ये यूज़ करेगा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग टू डिलीवर एक्यूरेट एंड टाइमली फ्लड फोरकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, क्योंकि 15 अगस्त को हम जानते हैं कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली थी, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया था। तो इस बार हम 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन यही आता है कि 77th है या 78th है। तो देखिए अगर हम मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 भी उसमें इंक्लूडेड है कि उस दिन हमने वो झंडा फहराया था तो लाल किला के ऊपर, तो उसको अगर काउंट करेंगे तो एक तरह से 78th हुआ इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। और अगर हम देखते हैं कि एनुअल कितने साल हो गए तो वो 77 ईयर्स हमने कवर कर लिए वहाँ से, ठीक है। तो इंडिया अप्रोचेस अगस्त 15 एंड 78th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है हम सबको पता है कहानी कि अगस्त 15 1947 में फाइनली ब्रिटिश को हम यहाँ से मार भगाए थे। एंड आफ्टर 200 ईयर्स, लगभग 200 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, ठीक है। तो पूरी कहानी है यहाँ पे कि नेशन मार्क्ड इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अगस्त 15 1948 मेकिंग 2024 77th एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 77th एनिवर्सरी, अगर झंडा फहराने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे बोला जाएगा। सो अगर हम 1947 के सेलिब्रेशन को कंसिडर करते हैं तो ये 78th इंडिपेंडेंस डे हो जाता है हमारा 15 अगस्त 2024। इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 78th इंडिपेंडेंस डे और ये हमारे 77 साल के इंडिपेंडेंस को दिखा रहा है। इंडियन इंडिपेंडेंस डे टाइम जहाँ पे हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया कम टुगेदर टू सेलिब्रेट और हार्ड वॉन फ्रीडम। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया, एक किसी की बात नहीं है सिर्फ,
जब पूरा देश एक साथ हुआ तो हमें ये आज़ादी मिली थी। ठीक है, ये हमारी यूनिटी, लाइवली स्पिरिट और सभी चीज़ को दिखाती है, सॉवरेनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। सो रेड फोर्ट के ऊपर हम सबको पता है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस की जब हम बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री रेड फोर्ट के अंदर ऊपर क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। और इसी तरह रिपब्लिक डे की अगर हम बात करते हैं तो वो इंडिया गेट के ऊपर सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, राजपथ पे सेलिब्रेशन होता है। राजपथ का अब नया नाम क्या रख दिया गया है, मुझे एक बार बता दीजिए, कर्तव्य पथ। इट वॉज फ्रॉम दिस हिस्टोरिक साइट दैट इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, यहीं से जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला वो स्पीच दिया था जो कि फेमस स्पीच बन गया था। राइट, दिस ट्रेडिशन हैज़ कंटिन्यू, और तब से वो ट्रेडिशन एक कंटिन्यू हो गया कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं 15 अगस्त के दिन लाल किला के ऊपर जाके झंडा फहराते हैं। ठीक है, और लाल किला की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे देश का एक टेस्टमेंट के रूप में है, रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन पीपल, एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, सेक्रीफाइसेस मेड टू अचीव इट, और ये कंट्री की रिच हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। मुझे यहाँ से 1857 का भी वॉर याद आता है कि जब बहादुर शाह जफर को सैनिक की टुकड़ी पहुंची थी और उन्होंने ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश की, फिर वो माने, उन्होंने लेटर लिखा दूसरे जो लीडर्स थे उनके पास, और फिर 1857 का वॉर जो है उसको लीड किया। तो उस समय भी लाल किला एक रिमार्केबल पहचान के रूप में था। ठीक है, तो बहुत पहले से उसका एक इतिहास जो रहा है, इस रिच हिस्ट्री का एक पार्ट रहा है भारत का। थीम और स्लोगन जो हम बात करते हैं कि हर साल जो स्लोगन होता है इंडिपेंडेंस डे या कोई चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इस बार इंडिपेंडेंस डे का जो स्लोगन था वो था विकसित भारत। अब आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक विज़न है, वो विज़न है कि हम एक डेवलप कंट्री बन जाए 2047 में, कि 2047 तक हम एक डेवलप कंट्री बन जाए, जब हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपना 100th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी रिपब्लिक क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे। दिस एम्बिशियस विजन फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, कि हम चारों तरीके से हर तरफ से डेवलप करेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और तब जाके हम एक डेवलप कंट्री कहलाएंगे। थीम अंडरस्कोर्स द कमिटमेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोस्टरिंग अ नेशन वेयर एवरी सिटीजन कैन थ्राइव। तो ये था हमारे इंडिपेंडेंस डे की रिलेटेड जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम आज़ाद नहीं हुए। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारे जो एक देश के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग जिस तरह की सोच रखते हैं। अगर एजुकेशन की ही हम बात करते हैं तो एजुकेशन, बहुत सारे लोग अभी भी अनएजुकेटेड हैं। एजुकेशन एक सबसे बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, देश की डेवलपमेंट में आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो अगर आज़ाद होना है तो सारी उन सब बातों से आज़ाद होइए जो आपको एजुकेशन लेने में रोक रही हैं। ठीक है, टॉपिक है कुछ सेल्फ रिसर्च के कि व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ हेमा कमेटी रिपोर्ट ऑन वुमेन्स प्रॉब्लम इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। एप्सपा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रूल क्या है। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक से क्या है, एंड रोल क्या होता है गवर्नर का एसेंट टू स्टेट लॉस, की जब स्टेट लॉस को अपना एसेंट देना होता है तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम रिवाइज करेंगे। वेयर वाज द 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड, कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबेरा में। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है दुनिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया। फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कौन सा, वहाँ का क्रस्ट जो फॉर्म हुआ है, कहा जाता है कि सबसे पुराना है, रॉक से बना है, वो है ऑस्ट्रेलिया। Recently, which country's prime minister has been dismissed by the country's constitutional court के द्वारा उनको डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, और एथिकल वायलेशन के चार्जेस लगे उनके ऊपर, ये है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। करेंसी क्या है थाईलैंड की, वो है बहत, मे भी मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब टेस्टेड बाय द DRDO, इसका नाम है गौरव। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द फ्लड वॉच इंडिया 2.0, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। Who has developed the flood watch India 2.0, किसने डेवलप किया है, तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा, सॉरी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा किया गया। ठीक है, DRDO ने तो गौरव जो अपना है वो डेवलप किया। व्हाट इज द थीम फॉर 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, विकसित भारत। ठीक है,
तो आज के ये थे करंट अफेयर्स। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।